बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाजरीन, अमरीका, इसराइल और ईरान जंग की सूरत हाल, आलमी मंजरनामे की भी सूरत हाल, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इस सारी सूरत हाल में इस जंग ने सिर्फ ईरान के ऊपर और अमरीका और इसराइल के मामलात को नहीं छेड़ा बल्कि पूरी दुनिया के मामलात को छेड़ा है। और आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही अपडेट है कि रॉयटर्स ने ये कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से अपनी ताज़ा जो तजावीज़ हैं वो अमरीका को भिजवाई हैं, जो कि अमरीका को मौसूल हुई हैं। और अगर इससे पहले की तजावीज़ पे बात करें तो वो मार्को रूबियो ने मुस्तरद की और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब के उसके ऊपर हमें मिक्स सिग्नल नज़र आए। और अभी की तजावीज़ के हवाले से क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अमरीका की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ोन के ज़रिए से हो जाएँ और तजावीज़ जो हैं और जितने भी मामलात हैं, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है तो मीडिया पर नहीं आ सकता, तो तजावीज़ भी मंजर आम पर नहीं आती, मुस्तरद होने की वजूहात भी मंजर आम पर नहीं आती, बस सिर्फ ये बात मंजरनामे पे आ जाती है कि ये मुस्तरद हो चुकी हैं। लेकिन अगर उन तजावीज़ की बात करें तो उन तजावीज़ के अंदर जो अहम मामला है वो जंग की मुस्तकिल जो है जंग बंदी का मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होना है, यानी कि जंग का ख़ात्मा है, जंग बंदी नहीं है। और फिर इसके साथ साथ ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से जारी भी रखना चाहता है, अमरीका के इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके साथ पाबंदियाँ हटाई जाएँ, इसके हवाले से भी अमरीका कहता है कि नहीं हटेंगी और मिले जुले रुझानात मिलते हैं। और फिर इसके साथ जंग में होने वाले नुकसान का इजाला भी किया जाए, उस पर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी किस्म के कोई पैसे नहीं ईरान को देंगे। और फिर इसके साथ हुर्मुज़ को अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने के बाद ही खोला जाएगा। तो अब देखना ये है कि ये नाकाबंदी ख़त्म होती है या नहीं होती, ट्रंप का इसके ऊपर क्या स्टांस है, क्योंकि वो नाकाबंदी ख़त्म करना नहीं चाहते। और इसके साथ साथ वो बारहा ये कह चुके हैं कि नाकाबंदी जो है हमें काफ़ी पहले कर लेने चाहिए थी, इसके जो नताइज हैं वो बड़े ज़बरदस्त हासिल हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी करेंगे और कांग्रेस के लिए की सिचुएशन में भी जहाँ से उन्हें जो है इजाज़त लेनी है उसके सामने उसके हवाले से भी ट्रंप साहब का जो दावा है वो सामने आया है कि जंग तो ख़त्म हो चुकी है। तो इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं, और मोहतरमा सिद्रा सदुज़ई साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर आलमी अमूर हैं। दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करूँगा, जबकि जावेद राना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप भी माहिर आलमी अमूर हैं। तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर नसीर साहब, डॉक्टर रिजवान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर फरमाइएगा, नई तजावीज़ जो हैं वो भेज दी गई हैं, ये भी इतला आ गई कि मौसूल भी हो गई हैं, अब क्या उनके साथ भी वही पहले जैसा ही रवैया होगा या पहले जैसी ही सूरत हाल होगी जैसे कि पहले वो मुस्तरद हुई, या अभी इनके ऊपर कोई पेशरफ्त होती दिखाई देती है आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एहसन रजा साहब अपने शो में लेने का। देखें, जो पीछे नेगोशिएशंस हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड था, उसमें अमेरिका और ईरान दोनों बड़े एक सीरियस मैटर के साथ आए थे, सीरियसली बिल्कुल हम्म। आपने वो देखा होगा कि, और बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी। हम्म। इंटरनेशनल मीडिया भी चाह रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हम्म। लेकिन उसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ उसमें ईरानियन डेलीगेशन आ गया, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन ने रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं आ रहे। अब जो मामलात आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो कांग्रेस से जो अप्रूवल लेना है इसका कि जंग को कंटिन्यू किया जाए, वो एक बड़ा टेक्निकल इशू बना दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। और दूसरा जो मिड टर्म आ रहे हैं उसके लिए भी ट्रंप ने, अगर मिड टर्म ट्रंप हार जाते हैं तो उसके बाद उसकी पावर्स, वो चाहे ओवल ऑफिस में रहे, उसकी पावर्स जीरो हो चुकी होगी। हम्म। अब ये मामला जो है, इसमें ईरान ने जो नई तजावीज भिजवाई हैं, इस पर ये स्पेकुलेशन तो मैं कर सकता हूं कि ईरान ने तो जो तजावीज भिजवाई हैं, ईरान की पहली तजवीज़ ये हो सकती है कि आप सबसे पहले तो ब्लॉकेड को ख़त्म करें, क्योंकि हम चाह हम्म। रहे हैं, आप भी रो रहे हैं कि दुनिया सारी परेशानी का शिकार है, हम भी चाह रहे हैं कि चलो वहां से ट्रेड शुरू होगी। इसकी वजह से ईरान के ऊपर जो एक रीजनल प्रेशर है, सर यही समझ रहे हैं इस कि इस ईरान इस की वजह बात से का डॉक्टर साहब, इस बात का तो इंतबाह जो है वो इक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी जारी हो चुका है कि अब नाए हुर्मुज़ की वजह से आलमी मईशत जो है उसका दम घुटने लगा है और वो दम तोड़ने लगी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मामलात ख़राब नहीं है कि अमरीका ये सोच रहा है कि ईरान के अंदर सूरत हाल ख़राब है, बल्कि अमरीका के अपने अंदर भी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। एहसन साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की भी, मैं कहूंगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ईरान कह रहा है कि जंग तो आपने हमारे ऊपर मुसल्लत की है। जहां तक बात है दुनिया में इकोनॉमी की, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकी इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी भी है। इस हम्म। वॉर इकोनॉमी में हमेशा जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वेपन्स के, उनको फायदा होता रहा है। आज भी लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रमन,
RTX इनकी 5% सारी की सारी 3 महीने में पूरी इंक्रीज हो गया इनका। इसराइली जो एल्बिट सिस्टम है उनकी भी वो बढ़ गया उनके प्रॉफिट्स। तीसरी बात आ जाती है, सिर्फ यहाँ बात नहीं है कि जो ब्रिटिश ऑयल कंपनीज हैं, यूरोपियन ऑयल कंपनीज हैं, फिर उनके पास जितना ऑयल था उन्होंने अपनी मर्जी से बेचना शुरू कर दिया, उनकी भी प्रॉफिट्स बढ़ गई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जनाब कि डिस्पाइट द क्राइसिस दुनिया जहां दम घुट रहा है वहां पे कुछ जो अमेरिकी यूरोपियन कंपनीज हैं वो आज भी प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं, लेकिन वंस अगेन विलन बनाया जा रहा है, तो ईरान को बनाया जा रहा है कि ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो मैं समझता हूँ ईरान का जो प्रपोजल आया होगा वो यही होगा कि आप उसको स्ट्रेट को खोलें, उसके बाद जो बैरूत के अंदर इसराइल कर रहा है उसको खत्म करें, फिर कोई बात होगी। सही सही सही। सिद्दत तहजीब साहिबा फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए आपको क्यों गुरेज़ां दिखाई देता है? बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब देखा जाता है तो वो मेज़ पर अभी भी पिछले हफ्ते की हमने पूरी सूरत हाल देखी और मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इससे बाद जो सूरत हाल बनी वहाँ से भी आ गया कि फ़ोन होंगे तो ही मामलात आगे चलेंगे। अच्छा, इस टाइम पे अगर हम ये कहें कि मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक है, तो मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है, बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स भी एक्टिवेटेड हैं। सिमिलरली कुछ आवाज़ें ये भी सुनाई दे रही थी कि पाकिस्तान एज़ अ मीडिएटर फेल हो गया है, खुदा न खास्ता, तो ये भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना रोल प्ले किया था, जो अपना रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली आप ये देखिए कि ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान ही के थ्रू हम मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर कि जिसके थ्रू हम इस सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। तो जहां तक बात है आपकी कि इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे आने से गुरेजा है, आप ये देखिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ये है कि ये इस जंग में से खुद को फातेह डिक्लेयर करके निकलना चाह रहे हैं। जबकि हम ईरान को देखें तो ईरान, हमने देखा था कि हिजबुल्लाह का भी जिस तरीके से पहले बयान आया था कि हम सेल्फ विक्टोरियस डिक्लेयर करके ट्रंप को इस जंग में से निकलने नहीं देंगे। सिमिलरली जो अभी भी ईरान का स्टांस है कि जिस तरीके से ईरान ने ट्राई पार्टी वॉर, जिसके अंदर ईरान जो है हमने देखा कि तनहा खड़ा हुआ था, ऑल्दो के कुव्वत में कम था, टेक्नोलॉजी में कम था, लेकिन उसने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। फिर आप जब अमेरिका की तरफ से बयानात देखते हैं जो काफी फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं कि सिद्रा साहिबा माजरत के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे कि तेहरान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। तो नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका इसराइल जंग और अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात, और इस हवाले से नई तजावीज़ जो हैं अमेरिका को मौसूल हो चुकी हैं, क्योंकि पहली मुस्तरद हुई और अब ईरान ने नई तजावीज़ जो हैं पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिका को भिजवाई हैं और इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। जावेद राना साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपसे अब बात का आगाज़ करेंगे। सर फरमाइए कि आप बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर इस वक्त तेहरान को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि इस सूरत हाल में जब पहली तजावीज़ भेजी मुस्तरद हुई, अब दूसरी तजावीज़ भेजी गई हैं और अमेरिका की तरफ से बार बार जो है मिक्स सिग्नल आते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप की शख्सियत को देखें, ट्रंप के बयानात को देखें तो वो खुद जो है मिक्स सिग्नल देते हैं। कभी कहते हैं कि जंग होगी, कभी कहते हैं मुज़ाकरात की बात होगी, कभी कहते हैं कि हम जो है जंग बंदी की तरफ जाएंगे। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जंग उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनडेफिनेट एक्सटेंशन दी थी, जिसमें कोई तारीख नहीं दी, कोई हफ्ते नहीं दिए, कोई महीने नहीं दिए, कोई दिन नहीं दिए। तो अब अमेरिका जो ये चाह रहा है कि किसी तरह उसको फेस सेविंग मिल जाए, ह्यूमिलेशन ना हो। लेकिन मुझे जर्मन जो चांसलर है उससे एग्री करना पड़ता है कि जो ईरान है वो अमेरिका को जलील कर रहा है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है, देखें कि इन्होंने बुनियादी तौर पे इसराइल के कहने पे ये सारी जंग शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो नताइज निकले हैं उसमें अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि ईरान को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और ईरान का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। 10 से 15 हज़ार मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया है, 1 लाख से ज़ायद जो सिविलियन साइट्स को जो है टारगेट किया गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है स्ट्रेटेजिकली ये जंग जीत रहा है। मिलिटरीली आप कह सकते हैं कि अमेरिका को एक एज है, उनकी एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली जीत रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका बुनियादी तौर पे मतलब ये है कि ये जंग जब भी ख़त्म होगी, इसके नताइज जो लॉन्ग टर्म होंगे उसके नतीजे में अमेरिका का कबाड़ा हो जाएगा। वो उसकी पहली निशानी ये होगी, जो कि शुरू हो गई है, कि जिसे मैं अगर अंग्रेजी में इसको कहूँ कि दिस इज गोइंग टू बी बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मिलिट्री फुटप्रिंट ऑफ अमेरिकन्स इन द मिडिल ईस्ट। कि अमेरिका का जो फौजी यहाँ पे जो राज रहा है
ان کی 17-18 ملٹری بیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بنیں گی دوبارہ, کیونکہ یہ بائی اینڈ لارج ایران نے تباہ کر دی ہیں, اور اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے پورا جو الائیڈ ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے ٹریلینز آف ڈالر چاہیے, بلینز نہیں, ٹریلینز آف ڈالر چاہیے. اور یو ای کو آپ ذرا سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ یو ای جو ہے وہ ایک بالکل پراکسی ہے اسرائیل کی, لیکن جو باقی عرب ممالک ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ امریکہ نے جو ملٹری بیسز بنائی ہیں ان کے ملکوں میں, وہ ساری کی ساری ان کے لیے ایک سیکیورٹی لائبلٹی ہے, سیکیورٹی امبریلا نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر جو ہے اب پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آپ ملٹری بیسز بنائیں قطر کے اندر, اور سعودی عرب, ترکی, ایجپٹ اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں کہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور باقی ترکی اور ایجپٹ کو بھی شامل کیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی اور خطے کی وہ بہت تیزی سے بدلنے جا رہی ہے. یعنی جاوید صاحب پھر اس ساری بات کا جو ہے کرکس یہ نکالا جائے کہ جس طریقے سے ایران کی جانب سے یہ تجویز رکھی گئی کہ امریکہ جو ہے وہ خطے سے اپنے اڈے جو ہے وہ بالکل ختم کرے, تو آپ کو اس ساری صورتحال میں ان اڈوں کا خاتمہ خود بخود ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ایران کے کہنے پہ تو امریکہ یہ اڈے ختم نہیں کرے گا, اگر ایران کے کہنے پہ کرنے ہوتے تو وہ 40 سال پہلے کر دیتا, وہ اپنی مجبوری میں کرے گا. اور اس وقت کرے گا اور کہ جب عرب ممالک کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے, آپ یہاں سے دفع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں اس وقت موجود ہیں. دیکھیں جو ایران نے یو ای کو ٹارگٹ کیا ہے, آپ اس کو سمجھیں, یہ بہت اہم ہے. جو یو ای ہے, مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کا دشمن ہے. صحیح. اس نے ابھی تو ہمارے تعلقات ان سے بگڑ گئے ہیں, لیکن یہ اسرائیل کی ایک پراکسی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اس نے سعودی عرب کے خلاف پورا پلان موجود تھا کہ سعودی عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے. یمن میں جو انہوں نے پورے اینٹی سعودی عرب کے ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے, یہ اسرائیل کا ایجنڈا فالو کر رہے ہیں. اور پاکستان میں یہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بی ایل اے کو یہ فنڈنگ کر رہا ہے, گوادر پورٹ کو یہ ڈیولپ نہیں ہونے دے رہا, ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ کہ یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں, دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. لیکن یو اے اپنا گند کرے گا. انہوں نے جو اتحاد ایئر لائن ہے وہاں 40 پاکستانیوں کو خبریں آ رہی ہیں کہ نکال دیا ہے, اور نئی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. جو براڈر پکچر ہے, میں اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری کی پوری اپنی اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کرنی پڑے گی. مڈل ایسٹ کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے. صحیح, یعنی پوری کے پورے نئے سرے سے ہمیں اسٹریٹجک لائن کو ڈرا کرنا پڑے گا. سیدھا سدوزئی صاحب فرمائیے گا, آپ نائے ہرمز کو لے کر جو سعودی عرب, عمان, مصر, کیونکہ یو اے کی تو جاوید رانا صاحب نے پوری صورتحال اور پوری پکچر کو اسٹریٹجکلی بیان کیا ہے. آپ فرمائیے کہ آپ نائے ہرمز کو لے کر ایران جو ہے سعودی عرب, عمان, مصر, ترکیہ سمیت علاقائی میکنزم بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں آبنائے ہرمز جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے. جس طریقے سے ایران نے اپنی تجاویز میں یہ بھی کہا ہے کہ پہلے آبنائے ہرمز پہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم نیوکلیر کے اوپر بات کریں گے. لیکن آبنائے ہرمز کے اوپر نہ اس وقت امریکہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, اور نہ ہی جو ایران ہے وہ اس وقت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. بلکہ ابھی تو کچھ خبریں آبنائے ملاقہ کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ٹال ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے. تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بننے جا رہا ہے کہ جہاں پہ امریکہ اس خطے میں آ کے اس کی ناکہ بندی کر کے ایک چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور آبنائے ہرمز کی اس بندش سے جس طریقے سے نہ صرف پاکستان بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک اور اسپیسیفکلی چائنا کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے. تو یہ ایک پرائم ایجنڈا ہے کہ جس کے اوپر اس ٹائم پہ امریکہ کو چاہیے کہ اٹ شوڈ بی فوکسڈ اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ امریکہ کے اوپر اس چیز کا کوئی سدرا سدوزئی صاحب, اس ساری صورتحال میں جو ان کی طرف سے ناکہ بندی کی گئی ہے, اس کا صرف چائنا اور ان ممالک پہ نہیں بلکہ اس کے اپنے الائز کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن اس کے اپنے ذاتی طور پہ آبنائے ہرمز کی بندش سے اس کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا, لیکن اس کی وجہ سے جو دنیا کی اکانومی ہے اٹ از موونگ ٹورڈز دا ڈیڈ اکانومی. آپ یہ دیکھیے کہ آبنائے ہرمز وہ شہرت تھی یا وہ باٹل نیک تھا کہ جس کے اوپر ایران نے جو ہے وہ پوری گیم کا پانسا پلٹا ہے, پوری جنگ جو ہے اس کا پانسا پلٹا ہے.
تو ابنائے ہرمز کے اوپر ابھی بھی ایران کا یہی موقف ہے کہ پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نیوکلیئر کی بات کریں. نیوکلیئر کے اوپر بات کرنے کی جہاں تک بات ہے تو 2015 کا معاہدہ، 2018 کو معاہدہ ختم کرنا، 2025 جون میں امریکہ کی انٹری ایران میں، ناٹ انٹری، حملہ، اور یہ کہنا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے تمام جوہری توانائی کو ختم کر دیا، پھر 2026 کے اندر دوبارہ اسی کو بیس بنا کے ایران کے اندر جو ہے وہ حملے کر دینا. تو امریکہ کو اس وقت مطلب ایک جو جھوٹی پکچر ہے کہ جس چیز کو آپ آلریڈی ختم کر چکے ہیں، آپ نے 2 دفعہ اس کا اعلان کیا، تو اب آپ کس طریقے سے اسی کو بیس بنا کے دوبارہ حملے کرنے کی کوشش کریں. لیکن کمنگ بیک ٹو ابنائے ہرمز اگین، جس کی ناکہ بندی ایک چودھری کی صورت میں جو ہے وہ ٹرمپ یہاں آ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. ابنائے ہرمز میں ٹرمپ کی یا امریکہ کی مرضی کے اگینسٹ کے خلاف کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور ایران کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں سے اب نکل نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ایک پوری جو ہم گلوبل سچویشن کو دیکھتے ہیں وہ ایٹ سٹیک آ کے کھڑی ہوئی ہے. صحیح وہ کرائسس کا شکار ہو چکی ہے. بریک پر جا رہے ہیں ناظرین، مزید اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایران امریکہ اسرائیل جنگ صورتحال اور اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، سر فرمائیے گا، امریکی صدر کا یہ کہنا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے وہ کانگریس سے جان چھڑوانے کا ہی دعویٰ نظر آتا ہے، تو کیا اس بیان سے امریکی صدر جو ہیں کانگریس کے سامنے جواب دہی سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ سیکرٹری آف وار، یہ کائنڈ آف ڈٹائی والے لوگ ہیں. ان کی جتنی وہاں پہ لے دے ہوئی ہے سینٹ کی پروسیڈنگ میں، جتنا ان سے سوالات سخت کیے گئے، انہوں نے اتنا ہی ریٹیلیٹ کیا ہے. اب انہوں نے ایک ٹرک پلے کیا ہے، وہ بھی کانگریس کے ساتھ. ٹرک یہ پلے کیا ہے کہ جناب 8 اپریل سے تو جنگ بند ہو گئی ہے، تو لہٰذا ہمیں اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر جو امریکن فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پچھلی ٹرم میں تھے، ان کا ایک کہنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایک اب فیوچر میں آپریشن ایپک فیوری کو کنٹینیو نہیں کر سکتی ٹیکنیکلی، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم تو یہ سیز فائر چل رہا ہے، تو لہٰذا آپریشن ایپک پیسج کے نام سے یا کسی اور نام سے یہ آپریشن کر سکتے ہیں ایران کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے جنہوں نے اس طرح کے، وہ امریکہ جس نے ساری زندگی ڈیموکریسی، لا میکنگ، انٹرنیشنل لا، سب کے اوپر جو بھی کام کیے ہیں اس کی پروٹیکشن بھی کی ہے، جنگیں بھی کی ہیں ود ان دا فریم ورک آف دیٹ. یہ واحد ایڈمنسٹریشن ہے جنہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں، ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں ان کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور اب بھی بیٹھے کانگریس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جنگ ختم ہوگی، اب ہمارا تو یہ بنتا نہیں کہ ہم اپروول لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسرائیلی نیشنل ڈیفنس کے جو ہیں، نیشنل ڈیفنس منسٹر ان کے، اسرائیل کارڈز کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہمارے آبجیکٹیوز ایران میں اچیو نہیں ہوئے. آپ اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ایک اور حملہ متوقع ہے، لیکن وہ اس کو جنگ نہیں کہیں گے. اب وہ اس کو کہیں گے یہ سرجیکل سٹرائکس ہیں، ایک نیا ایک فینسی ورڈز ڈال دیتے ہیں، یہ سرجیکل سٹرائکس ہیں. مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ وہ سرجیکل سٹرائکس اسی طرح چلتی رہیں گی، جنگ بندی رہے گی، لیکن جیسے اسرائیل اب کر رہا ہے لیبنان کے اندر. آپ دیکھیں اس نے اپنا، جب سے ایران نے پروپوزل پاکستان کو دوبارہ دیا ہے، انہوں نے انٹینسیفائی کر دیا وار کو. وہ صدرن لیبنان کے اندر مزید کلنگ، مزید بلڈوزر. اس ایران کی جانب سے دی گئے پروپوزل میں یہ بات بھی تو واضح ہوئی کہ لبنان میں حزب اللہ اور جتنے بھی سیاسی دیگر اتحاد ہیں ان کے اوپر سے پابندیاں بھی ختم کی جائیں اور لبنان کے اوپر حملے بھی ختم کیے جائیں. لیکن اسرائیل ایک ایسی دم ہے جو سیدھی ہونے کو تیار ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی گارنٹی دے سکتا. I 100% agree with you احسن صاحب، یہ بالکل ایسا ہی ہے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اسرائیل کچھ نہیں کرے گا. تو امریکہ کے صدر کی گارنٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس ٹائم؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ نیتن یاہو جو سامنے بالکل نہیں آ رہا، اپنے وہ جو ایک ارد گرد کے لوگ اکٹھے کیے ہیں انہیں بھیجا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جو کرپشن چارجز تھے ان کی پروسیڈنگ شروع ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم اسرائیل وہی دم ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ تل ابیب میں مظاہرے شروع ہیں اور رجیم چینج کا خدشہ وہاں بڑھ گیا. یورپ میں مظاہرے شروع ہوئے، یورپ نے کہا پابندیاں لگائیں اور ٹریڈ ایگریمنٹ ختم کر دیں اسرائیل کے ساتھ. امریکہ میں مظاہرے نے کہا جو 2 بلین اینول دیتے ہیں وہ ختم کر دیں اسرائیل کو. کہاں سے تماچے لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سدھرنے والے نہیں ہیں. ونس اگین میں سمجھتا ہوں ایران کی ڈپلومیسی بڑی میچور ہے. انہوں نے جو بھی کنڈیشنز بھیجی ہوں گی اس میں
जंग बंदी ओवरऑल और जंग बंदी परमानेंट मांगी है। उन्होंने ये जी। नहीं कहा कि वो 2 महीने बाद दोबारा अपने बेड़े खड़े करके दोबारा से जंग कर लें। उनकी डिप्लोमेसी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है कि उन्होंने दोबारा से वायलेशन नहीं की जब से सीज फायर हुआ है। सही, उन्होंने तो वायलेशन नहीं की, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जो है रद्द-ए-अमल जो है बार बार वायलेशन की तरफ ही आता है। जावेद राना साहब सर फरमाइएगा, जिस तरह से अभी डॉक्टर रिजवान साहब ने भी जंग बंदी की बात की, तो जंग बंदी वो कहते हैं कि मुस्तकिल होनी चाहिए, यानी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए। ये जंग बंदी है की जो तोसी है, जिसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक है, जब तक चाहें, और अब साथ ही वो कहते हैं कि हम हमले भी कर सकते हैं और एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तरफ गौर भी कर रहे हैं। और ईरान की जानिब से कहा गया कि अमेरिका और इसराइल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जमानत देगा, उनकी इसराइल की भी और अमेरिका की भी। क्या मुमकिन होता दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा एक ही कानून को मान रहा है और वो ताकत का कानून है। देखिए, वो ताकत का कानून है, लेकिन अमेरिका को ये अंदाजा हो गया है कि जो ईरान के ऊपर हमला था वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। अब उसके नतीजे में इस जंग को वो कंक्लूड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमाकतें कर रहे हैं। देखिए, ये नेवल ब्लॉकेड है, इसका अमलन कोई असर नहीं पड़ रहा ईरान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने लैंडिंग राइट्स दे दिए हैं। आप ग्वादर पोर्ट और कराची की जो बंदरगाहें हैं हमारी, वो ईरान जो है इस्तेमाल कर रहा है, और ओवरलैंड राइट्स की वजह से मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ऑलरेडी जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है ये वो क्रिपल हो रही है, और अमेरिका अपनी हिमाकत से जो ईरान की एफर्ट्स हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को, गल्फ इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए, वो उसको रीइंफोर्स कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये अमेरिका अब क्या करना चाह रहा है। देखिए, वो मसला ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि मुझे किसी तरह ऐसी डील मिल जाए जो JCPO जो 2015 में ओबामा ने की थी उससे थोड़ी बहुत बेहतर हो। ईरान जो है वो उससे बेहतर डील देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि अब भी आगे कैसे मूव करना है। मैं सारी बातें अगर अमेरिका मान भी लेता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी पास हो जाती है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उन सबको विड्रॉ किया जाएगा, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन वाला जो सवाल है वो बहुत बड़ा क्रिटिकल है। एक सोच ये भी पाई जाती है कि अगर किसी किस्म की डील हो जाती है तो उसके नतीजे में ईरान के ऊपर सैंक्शंस विड्रॉ हो जाएंगी और ईरान इकोनॉमिकली ऊपर चले जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि एक आप यहाँ से कोई ना कोई बहाना बना के निकलें। देखिए, जो 3 बड़ी वॉरशिप्स हैं अरेबियन सी के अंदर, उसमें से एक तो वापस चले गई है और वो वापस जा रही। ये इंडिकेटर है कि प्रोबेबली अमेरिका जो है कोई जंग को दोबारा शुरू करने वाला नहीं है, वो फेस सेविंग ढूंढ रहा है। और इस फेस सेविंग में सिर्फ वो धौंस धमकी दिखा रहा है कि आप मानो ही मानो, आप मानो ही मानो, नहीं तो हम एक नए ऑपरेशन की तरफ गौर कर रहे हैं। दो चीजें होंगी। देखिए, एक तो ये कि अमेरिका ये चाह रहा है कि उसको कहीं 10 साल 15 साल के लगभग ईरान अगर ये कह दे कि जी मैं अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको जो है सस्पेंड रखूंगा, जो ईरान नहीं करेगा क्योंकि अंडर एटॉमिक एनर्जी IAEA के तहत जो है वो ईरान इसको कंटिन्यू कर सकता है, वो नहीं मानेगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि जो 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम है अप टू द 60%, वो प्रोबेबली ईरान जो है वुड बी विलिंग कि वो रशिया को दे दे। ये वो चीजें हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। बाकी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो एक नई रियलिटी ईरान ने क्रिएट कर दी है, उसके ऊपर ईरान अपना किसी न किसी तरह किसी न किसी फॉर्म में सॉवरेनिटी चाह रहा है। और वो उसकी जो खुद मुख्तारी का जो राइट है, अगर अमेरिका तस्लीम कर गया तो उसका मतलब ये है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो तो मुकम्मल तौर पे ईरान की मरहून मिन्नत हो जाएंगी। तो इसलिए ये मुज़ाकरात बहुत टफ होंगे, और अगर ये मुज़ाकरात किसी सूरत में कामयाब नहीं होते तो गालिबन अमेरिका की ये कोशिश होगी कि एक आध हमला करे और वो कह दे जी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सही। माजिद के साथ जावेद राना साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है और सूरत हाल यही बनती जा रही है जो जिसकी निशानदेही आपने भी की है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ रहे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और सिद्धराज सदुज़ई साहब हमारे साथ रही, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।